अगला अध्याय। अध्याय 1, तलवार शुद्धिकरण तालाब के पास दूसरा जीवन। क्या मैं सचमुच समय में यात्रा कर चुका हूं और क्या मुझे मेरे ही नाम और रूप वाले किसी व्यक्ति का शरीर प्राप्त हो गया है? 2 घंटे से ज्यादा समय तक डिंग हाउ सिर्फ तलवार साफ करने वाले फव्वारे के पास बैठा रहा, अपने हाथ में थकी हुई और जंग लगी काली तलवार और पानी में अपने खूबसूरत प्रतिबिंब को देखता रहा। आखिरकार वह अभी भी अविश्वसनीय है। उसे अच्छी तरह याद था कि पिछली रात वह अपने दोस्तों के साथ विदाई भोज कर रहा था, कैंपस में उनके जीवन की कल्पना कर रहा था और एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहा था। वे उत्साहित और नशे में थे। हालांकि जब उसने अपनी आंखें खोली और अपनी चेतना वापस पाई, तो उसने खुद को इस पूरी तरह से अजीब दुनिया में पाया। काफी देर तक चकित रहने के बाद डिंग हाओ को सच्चाई का सामना करना पड़ा और खुद को इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए राजी करना पड़ा कि वह समय के माध्यम से यात्रा कर चुका था। किसी अज्ञात कारण से अपने पिछले जीवन की यादों के अलावा उसे वर्णन से परे रोमांच की भावना महसूस हुई, जैसे कि उसे जीवन में दूसरा मौका मिला हो। अपने उस संयम को बनाए रखते हुए, जिसे वह खुद भी अविश्वसनीय पाता था, डिंग हाओ ने इस नई दुनिया और अपने नए जीवन को खुले दिल से स्वीकार किया। शायद यह उनके अंदर छिपी अदम्य साहसिक भावना के कारण था। 2 घंटे से अधिक समय तक वह अपने नए शरीर से यादें प्राप्त करता रहा और बहुत सी बातें सीख चुका था। यह अनंत की भूमि नामक एक ऐसी दुनिया थी जो संप्रदायों से भरी हुई थी, जहां केवल मजबूत लोग ही जीवित रहते थे। मानव और राक्षस मिलकर इस दुनिया को चलाते थे। वह जिस तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय से संबंधित था, वह 16 प्रांतों में से एक स्नो प्रांत, अनंत भूमि के उजाड़ उत्तरी भाग में स्थित 8वीं श्रेणी का तलवारबाजी संप्रदाय था। तलवारबाजी चाहने वाला संप्रदाय स्नो प्रांत में एक अकादमी, 2 गांव, 3 संप्रदाय और 3 कुलों से मानव शासित संप्रदायों में से एक था। इसने तलवारबाजी चाहने वाले पहाड़ पर एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और इसकी स्थापना के बाद से 1500 से अधिक वर्षों तक इसके कई शिष्य थे, जिनमें कुंग फू मास्टर और प्रतिभाशाली प्रतिभाएं शामिल थीं। एक प्रमुख संप्रदाय के रूप में कुंग फू समुदायों के बीच एक अच्छी छवि स्थापित करना महत्वपूर्ण था। हालांकि निपुण विशेषज्ञ भी इंसान ही थे और उन्हें खाने पीने की जरूरत होती थी, जिससे स्वच्छता की जरूरत होती है। जब गर्वित कुंग फू अभ्यासियों ने अपने कमरों में झाड़ू लगाने की जहमत नहीं उठाई, तो एक संगठित सहायक विभाग स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में आया। डिंग हाओ तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का शिष्य नहीं था। वह सहायक विभाग में काम करता था। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो वह एक लड़का नौकर था जो प्रतिदिन पहाड़ों में सड़कें साफ करता था। जब उसे इस जीवन की यादें ताजा हुई तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 10 वर्ष की आयु से पहले की यादें गायब थीं। वह नहीं जानता था कि उसके माता पिता कौन थे, या वह तलवारबाजी की तलाश में पर्वत पर कैसे पहुंचा। उसे याद है कि उस समय उसकी छोटी बहन ही उसका एकमात्र परिवार था, जो उस समय 5 साल से कम उम्र की थी। तब वे सभी अकेले थे। सर्दियों में जब वह 11 साल का था, डिंग हाओ अपनी ड्यूटी पर बाहर गया हुआ था। किसी ने सफेद कपड़े पहने एक रहस्यमयी और मजबूत महिला को देखा और उसे ले गया। तब से उसकी छोटी बहन लापता थी। इस प्रकार 11 वर्ष की आयु से ही डिंग हाओ अकेले रह रहा था। सम्मानित विशेषज्ञों से भरी दुनिया में हर किशोर मजबूत बनने का सपना देखता है। डिंग हाओ कोई अपवाद नहीं था। इसके अलावा वह तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय को छोड़कर राक्षसों से भरे जंगल में अपनी खोई हुई बहन को ढूंढना चाहता था। इसके लिए उसे शक्तिशाली होना पड़ा। हालांकि उसके पास कुंग फू के लिए बहुत अच्छी योग्यता नहीं थी और उसकी मेरिडियन पतली थी। वह न तो तेज था और न ही प्रतिभाशाली। जब वह 10 साल का था, तब से वह हर साल तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में प्रवेश परीक्षा में भाग ले रहा था। जब वह 14 साल का हुआ तब उसने 4 परीक्षाएं दी थीं। हालांकि वह प्राथमिक परीक्षा में 4 बार असफल हो गया था, जिसके कारण उसका नाम तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय की प्रतीक्षा सूची में आ सकता था। उन्हें प्राप्त स्मृतियों के अनुसार तलवारबाजी चाहने वाला संप्रदाय इस वर्ष के नए शिष्यों को आधे महीने में नामांकित करेगा। डिंग हाओ को भी यादों से पता चला कि यह उसका आखिरी मौका था। इसके अनुसार तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में 14 वर्ष से अधिक उम्र के नए शिष्यों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। इस दुनिया में एक ठोस राय थी, यदि कोई 15 वर्ष की आयु से पहले प्राथमिक परीक्षा में असफल हो जाता है, तो उसे केवल अयोग्य और मार्शल आर्ट के लिए अयोग्य ही सिद्ध किया जा सकता है, तथा वह एक सामान्य व्यक्ति ही रह सकता है।
अरे, तो मुझे परीक्षा की तैयारी के लिए केवल आधा महीना ही मिलेगा। ये बात ध्यान में रखते हुए डिंग हाओ समय की कमी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। इस जन्मजात बेवकूफ ने स्वयं को नई दुनिया में शीघ्रता से ढाल लिया। राक्षसों और मार्शल आर्ट विशेषज्ञों से भरी एक काल्पनिक दुनिया में समय के माध्यम से यात्रा करने के बाद उसे एक शासक कुंग फू मास्टर बनना था। अगर नहीं, तो उसे केवल पृष्ठभूमि में धकेल दिया जा सकता था, रौंदा जा सकता था और उपेक्षित किया जा सकता था। अगर वह अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकता तो वह कितना हास्यास्पद और निरर्थक चींटी होगा। डिंग हाओ ऐसी दुर्दशा में फंसने की अपेक्षा आत्महत्या करके अपना जीवन पुनः शुरू करना पसंद करेगा। जब डिंग हाओ ने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि समय कम हो गया है। वह जानता था कि अब उसे कुछ करना होगा। फिर वह उठ खड़ा हुआ। तलवार शोधन तालाब के पास खड़े होकर उसने कुछ देर तक विचार किया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने तलवारबाजी की अपनी यादों को खंगाला और खुद को मजबूत बनाने के लिए कोई सुराग खोजने की कोशिश की। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और उसे कुछ समझ में आया। उसने अपने हाथ में पकड़ी जंग लगी लंबी तलवार को हिलाया और आगे की ओर वार किया। उसने तलवारबाजी की एक शैली को कुशलतापूर्वक प्रदर्शित किया। पिछले 14 वर्षों में, यद्यपि वह केवल एक सफाईकर्मी बालक था, उसने अपनी सफाई ड्यूटी के दौरान महान तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के सहयोगी सदस्य के रूप में कुछ बुनियादी तलवारबाजी शैलियां सीख ली थीं। यही कारण था कि उन्होंने स्मृति से इस शैली को इतनी कुशलता से प्रस्तुत किया मानो उन्होंने अनगिनत बार इसका अभ्यास किया हो। आत्मरक्षा तलवारबाजी के मूल सेट में 16 शैलियां थीं। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का कोई भी बच्चा उनका प्रदर्शन कर सकता था। जबकि पहले की 12 शैलियां साधारण थीं, बाद की 4 शैलियां सरल थीं, जो प्रकाश विभाजन, बर्फ काटना, बादल उत्तेजना और हवा का पीछा करना थीं। यदि कोई उन्हें एक पंक्ति में करता है, तो वह बिना रुके उज्ज्वल तलवार की रोशनी छोड़ता है जो 10 से अधिक भारी लोगों को रोक सकता है। अपनी चालों की याद में डूबे डिंग हाओ ने लगातार वार किया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह शीघ्र ही चमत्कारिक अवस्था में पहुंच गया। अब जो कोई भी उसे पाता, वह अविश्वास में रोता, क्योंकि तलवारबाजी की तलाश करने वाले संप्रदाय में प्रसिद्ध शीर्ष एक मूर्ख बदल गया था। डिंग हाओ ने त्वरित फुटवर्क के साथ शैलियों का प्रदर्शन किया और उन्हें अलौकिक रूप से प्रदर्शित किया। विशेष रूप से जब सरल अंतिम 4 स्ट्रोक जारी करते हैं, तो वह बढ़ती हुई धारा प्रवाहता और स्थिरता के साथ तेज और तेज होता जाता है। अंत में, लाल रंग की जंग लगी तलवार धुंधली रोशनी की गेंद में बदल गई और उसके शरीर के चारों ओर आक्रामक तरीके से घूमने लगी। फुट! एक तेज आवाज के साथ डिंग हाओ ने जंग लगी तलवार वापस खींच ली। उसके सुंदर चेहरे पर हल्का सा आश्चर्य झलक उठा। यह अजीब है। मेरी यादों के अनुसार पिछली 4 शैलियां बहुत कठिन हैं और बॉडी के भूतपूर्व मालिक 2 साल से ज्यादा समय तक कई अभ्यास करने के बाद भी उनमें महारत हासिल करने में विफल रहे। लेकिन मुझे यह आसान क्यों लगा और ऐसा क्यों लगा कि मैं अपने मन में आने वाली किसी भी शैली को करने में सक्षम हूँ। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 2 एक बिल्कुल नई दुनिया। लेकिन जल्द ही, डिंग हाओ ने अपनी तलवार को फिर से कंपन करना शुरू कर दिया और बुनियादी आत्मरक्षा तलवारबाजी का अभ्यास किया। तलवार ने पुनः आक्रामक ढंग से चमकदार प्रकाश छोड़ा। यह सिद्ध हो गया कि वह अभी कोई कल्पना नहीं कर रहा था। इस बार, डिंग हाओ ने लाइट स्प्लिटिंग, आइस कटिंग, क्लाउड स्टीयरिंग और विंड चेजिंग की शैली को और अधिक धारा प्रवाह तरीके से प्रदर्शित किया। ये शैलियां गति में पारा की तरह तरल थीं। इसके अलावा, उसने तलवारबाजी की ताकत को भी दोगुना कर दिया। ब्लेड हवा में लहराता था, साथ ही बिना किसी रुकावट के लाल रोशनी भी आती थी। अब उन्हें 100% यकीन हो गया था कि उन्होंने न केवल चारों शैलियों में महारत हासिल कर ली है, बल्कि चारों शैलियों को पूरी तरह से समझ भी लिया है। ये तो अजीब है। क्या मैं समय यात्रा के जरिए प्रतिभाशाली बन गया हूँ? ऐसा प्रतीत होता है कि यही एकमात्र उचित स्पष्टीकरण था। हो सकता है कि अलग अलग जीवन की 2 आत्माओं के संयोजन ने वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति का निर्माण किया हो। इस विचार ने डिंग हाओ को आधे महीने में तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय की प्रवेश परीक्षा का सामना करने के लिए अधिक आत्मविश्वास दिया। जब तक वह तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का पूर्ण सदस्य बना रहेगा,
वह सभी प्रकार के जादू कौशल और मार्शल आर्ट सीखने के लिए पेशेवर और वैज्ञानिक सबक लेगा। वह अपने भाग्य को नियंत्रित करने के अपने सपने के एक कदम करीब होगा। अभी भी सुबह थी। डिंग हाओ ने तलवार शोधन तालाब के पास तलवारबाजी का अभ्यास करने का मौका लेने का फैसला किया। आधे घंटे के बाद वह पूरी तरह से अद्भुत अवस्था में लीन हो गया। कई तेज वार के बाद डिंग हाओ ने शरीर से बहुत गर्मी निकाली। उसका खून उबल रहा था और उसकी नसों में नदियों की तरह बह रहा था। तलवार की गति और तेज होती जा रही थी। अंत में आम लोग तलवार की चाल के साथ तालमेल नहीं रख पा रहे थे। डिंग हाओ और उसकी तलवार पूरी तरह से भाप जैसी गर्म सफेद नमी में लिपटी हुई थी। तलवार की चमकदार रोशनी रहस्यमय तरीके से चमक रही थी। वह इसी अवस्था में पूरे 2 घंटे तक अभ्यास करते रहे। अंततः अभूतपूर्व पीड़ा और थकान ने उनकी गति धीमी कर दी। इस समय डिंग हाओ को एक और समस्या का एहसास हुआ। एक मजबूत व्यक्ति को न केवल प्रतिभा जैसी कोमल शक्ति की आवश्यकता होती है, बल्कि मजबूत शरीर जैसी प्रतिस्पर्धी क्षमता की भी आवश्यकता होती है। हालांकि डिंग हाओ सामान्य मेरिडियन के साथ पैदा हुआ था और उसने उन्हें और भी पतला होने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वह उन्हें पोषण देने के लिए कुंग फू का अभ्यास नहीं कर रहा था। इसके अलावा वह 14 साल का था और उसकी मेरिडियन लगभग बढ़ना बंद हो गई थी। वर्तमान में वह एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में केवल थोड़ा मजबूत था। अभ्यास के दौरान जब वे पूरी तरह से सक्रिय होते थे तो अपनी मांसपेशियों और हड्डियों की पूरी ताकत लगा देते थे। उनका शरीर ऐसी स्थिति में केवल 2 घंटे ही अभ्यास कर पाता था। जब वह निर्धारित अवधि से अधिक व्यायाम करता तो उसकी मांसपेशियों में असहनीय दर्द होने लगता। अगर वह ऐसा करता रहा तो उसे चोट लग सकती है। ये काम नहीं करेगा। भले ही मैं प्रतिभाशाली हूं, लेकिन मेरा शरीर कमजोर है। मैंने 14 साल की उम्र से पहले अपना रास्ता नहीं बनाया है। मुझे डर है कि मैं एक कठिन कुंग फू पथ पर चलूंगा। मैं संप्रदाय प्रवेश परीक्षा में भी असफल हो सकता हूं। मुझे जल्द ही अपने शरीर को मजबूत बनाने का एक तरीका चाहिए। मेरी याददाश्त के अनुसार दवा द्वारा पोषण सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन दुर्भाग्य से अनंत की भूमि अजूबों से भरी दुनिया थी। वास्तव में वहां प्राकृतिक खजाने थे जो किसी की मध्याह्न रेखाओं को बदल सकते थे और उन्हें रूपांतरित कर सकते थे। हालांकि ये खजाने बहुत दुर्लभ और बहुत दूर थे, जिन तक डिंग हाओ जैसे विनम्र व्यक्ति की पहुंच नहीं थी। केवल श्रेष्ठ बड़े कुलों की ही उन तक पहुंच थी। क्या कोई और तरीका है? डिंग हाओ ने भौहें सिकुड़ी और फिर से अपनी यादों को खंगाला। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें चमक उठी, जैसे उसके दिमाग में कुछ आया हो। फिर भी उसने जल्दी ही एक झिझक भरी नजर दिखाई, क्योंकि वहां जाने के लिए उसे बहुत जोखिम उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि वहां उसकी जान भी चली जाए। खैर, हालांकि यह खतरनाक है, लेकिन यह मेरा आखिरी मौका है। अगर मैं मर गया तो मैं अपनी पीठ के बल गिर जाऊंगा। अगर मैं बच गया तो मैं सफल हो जाऊंगा। खतरे से ही मौके मिलते हैं। मैं ये करूंगा। कुछ देर सोचने के बाद डिंग हाओ ने दांत पीसते हुए अपना मन बना लिया। अपने पिछले जन्म में वह लापरवाह था। हालांकि वह समय के माध्यम से यात्रा कर चुका था, लेकिन वह वैसा ही रहा। इस समय सूर्य दूर कहीं डूब रहा था। रक्त लाल बादलों ने भूमि पर रंग बिखेर दिया। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का द्वार किसी स्वर्गीय महल की तरह भव्य लग रहा था। लोग इसकी प्रशंसा करते और इसके जैद सज्जित मंडपों को तहों में खड़ा देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते। पानी पर टेढ़े मेढ़े रास्ते, पेड़ों से घिरे अभ्यास के मैदान और जीवित इमारतों की कतारें। अपना मन बना लेने के बाद डिंग हाओ को अप्रत्याशित रूप से आराम महसूस हुआ और यहां तक कि उसे गेट के नीचे का दृश्य भी शानदार लगा। समय हो गया है। मुझे घर जाना चाहिए। डॉट 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 डूबता हुआ सूरज मनोरम लग रहा था। डिंग हाओ ने जंग लगी तलवार अपनी पीठ पर लाद ली और पहाड़ी रास्ते पर चल पड़ा। वह अपनी पीठ पर झाड़ू लगाने के औजार उठाए हुए था और हल्का महसूस कर रहा था। वह तलवार सफाई तालाब लिखे हुए स्तंभ के पीछे की सीढ़ियों से गया और जल्द ही तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के सामने वाले अनुष्ठान चौक पर पहुंच गया। डिंग हाओ प्राचीन इमारतों, गहरे हरे रंग के पुराने पेड़ों, भव्य मूर्तियों, ऊंचे मंदिरों और ऊंची छतों के बीच से गुजर रहा था। जब वह प्राचीन शैली के कपड़े पहने तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के अनुयायियों के पास से गुजरा तो उसे एक काल्पनिक टीवी शो जैसा एहसास हुआ। इस समय तलवारबाजी की चाहत रखने वाले संप्रदाय के अनुयायियों का एक समूह सामने लगे नोटिस बोर्ड के सामने एकत्र हुआ।
वे शोर मचाने लगे। आखिर क्या हुआ है? वे उत्साहित लग रहे हैं। तुम्हें नहीं पता। स्नो प्रांत के 9 संप्रदायों के नई पीढ़ी के युवा तलवारबाज, स्नो प्रांत के 4 महान तलवारबाज सबसे तेज तलवारबाज के खिताब के लिए फ्रोजन पीक में लड़े। उन्होंने 10 दिन और 10 रातों तक जमकर लड़ाई लड़ी। अब आखिरकार नतीजा आ गया है और पूरा संप्रदाय इसके बारे में बात कर रहा है। सच में, हमारे भाई गुवान फेइदू को पवन पीछा करने वाला तलवारबाज कहा जाता है, जो स्नो प्रांत के 4 महान तलवारबाजों में से एक है। मैंने सुना है कि वह 7 छिद्रित मास्टर है। वह अन्य 3 से ऊपर हो सकता है ना? ये सही है। गुवान फेइदू प्रतिभाशाली है और उसके पास ऐसा शरीर है जो जमे हुए तलवार के अंकुर को जन्म दे सकता है। वह बेजोड़ है और बाकी तीनों से ऊपर है, लेकिन क्या गुवान फेइदू हार गया? बिल्कुल नहीं। उस समय गुवान फेइदू ने लेयन संप्रदाय के फास्ट स्वॉर्ड ऑफ लेयन, झाओ हुआ, हॉट क्लींजिंग विलेज के हॉट क्लींजिंग स्वॉर्ड, मिंग फेफान और डिपेंडेंट एराइजिंग कबीले के डबल स्वॉर्डेड शैडो फैंग ताइकान को हराया था। उसने नंबर 1 तलवारबाज का खिताब हासिल किया और बाकी तीनों को सिर झुकाकर हार स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कौन सोच सकता था कि जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, सफेद कपड़े पहने एक 14 वर्षीय सुंदर किशोर सामने आया। सफेद कपड़े पहने एक किशोर, केवल 14 साल का। हाँ, वास्तव में, लड़का वास्तव में अभूतपूर्व और सक्षम है। उसने उन्हें चुनौती दी और अपने पहले वार में गुवान फेइदू को हराया। फिर, उसने दूसरे वार में एक साथ 4 तलवारबाजों को हराया। फिर, वह हंसा और खिसक गया। नहीं, वह किस संप्रदाय से संबंधित है? वह इतना शानदार कैसे हो सकता है? अफवाह है कि वह स्नो प्रांत के नंबर 1 संप्रदाय, ट्रैंक्विलिटी अकादमी, म्यूतिया नयांग से हाल ही में प्रचारित प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है। डिंग हाओ ने उन्हें चर्चा करते हुए सुना। वे इस दुनिया के प्रतिभाशाली महापुरुषों के बारे में रोमांचक किस्से सुना रहे थे। ये वास्तव में संभावनाओं से भरी एक अद्भुत दुनिया थी। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 3 यादों के बारे में। डिंग हाओ ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और भावुक हो गया। उसने अपने आप से कसम खाई कि एक दिन वह अभूतपूर्व जादू कौशल और अद्वितीय कुंग फू प्राप्त करेगा। वह अपनी तलवार से अन्य तलवारबाजों को हरा देगा और उन सभी में शीर्ष स्थान प्राप्त करेगा। बेशक, वह अभी सिर्फ एक विनम्र झाड़ू लगाने वाला लड़का नौकर था। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। घोषणा क्षेत्र से निकलकर, डिंग हाओ जल्द ही एक घुमावदार रास्ते से संप्रदाय के पीछे पहाड़ी पर पहुंच गया। परिलोक जैसी भव्य सामने की पहाड़ी की तुलना में संप्रदाय के पीछे की पहाड़ी एक गंदी और अव्यवस्थित झुगी बस्ती थी। उबड़ खाबड़ रास्ते कांटेदार झाड़ियों से घिरे हुए थे और दांतेदार चट्टानों से ढके हुए थे, जैसे कि उन स्थानों पर होते हैं जहां राक्षस रहते थे। तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय के लोगों द्वारा प्रतिदिन भारी मात्रा में घरेलू कचरा दूसरी तरफ या चट्टान से दूर चट्टानों से ढकी भूमि पर फेंका जाता था। कई वर्षों से जमा हुआ कचरा धूप और बारिश में सड़ता रहता था, जिससे कीड़े, मक्खियां और गंदी हवाएं पैदा होती थी। हवा में मरी हुई मछलियों की बदबू थी। ऐसा लग रहा था जैसे नर्क में चल रहे हो। हालांकि, संप्रदाय के पीछे की घृणित ऊबड़ खाबड़ भूमि में विभिन्न आकारों की लकड़ी की झोपड़ियों की कतारें खड़ी थीं, जैसी उन्होंने अपने पिछले जीवन में देखी थी। यहाँ 2000 से 3000 लोग रहते थे। उनके शरीर के पूर्व मालिक, डिंग हाओ, इसी तंग हालत में यहाँ रहते थे। ऐसा लगता है कि यह तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय की बस्ती है। अरे, मैं हारने से भाग नहीं सकता, मैं केवल धीरे धीरे सत्ता तक चढ़ सकता हूँ। डिंग हाओ को जो यादें प्राप्त हुई, उनसे उसे पता चला कि कूड़े से भरे इलाके के अधिकांश निवासी निम्न वर्ग के थे, जो तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के सहायक विभाग में काम करते थे। ये लोग कुंग फू का अभ्यास नहीं करते थे या युद्ध कौशल नहीं रखते थे। वे राक्षसों से भरे जंगल में नहीं रह सकते थे। इसके बजाय, वे सुरक्षा के बदले तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय को शारीरिक श्रम देते थे और संप्रदाय के पीछे पहाड़ी पर रहते थे। वे ऐसे लोग नहीं थे जो राक्षसों से भरी इस दुनिया में संघर्ष करते थे। घुमावदार पगडंडियों के किनारे पत्थर की दीवारों पर बनी फूस की झोपड़ियां थीं। छत पर लगा छप्पर धूप और बारिश के कारण काला पड़ गया था, जिससे पता चलता था कि वह कितने वर्षों से काला पड़ा हुआ था। बेपरवाह बच्चे अपने जन्मदिन के सूट में घूम रहे थे।
कुछ झोपड़ियों के पास से गुजरते हुए उसे अच्छी खुशबू आ रही थी और धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ये इस तंग समुदाय में जीवंत जीवन के अनमोल संकेत थे। घर लौटते समय कई लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस संस्था के पूर्व मालिक ने कुछ मित्र बनाए थे। उन्होंने मुस्कुराकर सभी का उत्साहपूर्वक अभिवादन किया। जल्द ही संकरी पगडंडियों से होते हुए वह झुग्गी के पीछे एक कूड़े के मैदान में पहुंच गया। मैदान से लगभग 3000 से 4000 मीटर आगे एक अथाह खाई थी। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि कूड़े के मैदान के किनारे पर एक ताजा हरा रंग फैला हुआ था। दर्जनों हरे पौधे डूबते सूरज के सामने हवा में सरसराहट करते हुए नाचती परियों के समूह की तरह झूम रहे थे। दो अच्छी तरह से निर्मित छप्पर की झोपड़ियां सावधानी से बनाई गई थी और हरे रंग की बाड़ से घिरी हुई थी। यद्यपि वह छोटा सा आंगन पूरी बस्ती में कूड़े के मैदान के सबसे निकट था, फिर भी डिंग हाओ को वह एक नखलिस्तान लगा। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। ये डिंग हाओ का घर था। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और आंगन में प्रवेश किया। आंगन में 20 से ज्यादा फूलों के गमले सावधानी से सजाए गए थे। ये संप्रदाय के सामने अनुष्ठान चौक की सड़कों पर सबसे आम जंगली फूल थे। आमतौर पर वे आकर्षक नहीं होते थे और उन्हें खरपतवार की तरह उखाड़ दिया जाता था, जबकि यहाँ वे काफी आश्चर्यजनक लग रहे थे। डिंग हाओ कुछ देर तक आंगन में पौधों के साथ खेलता रहा और फिर उसने एक झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। डूबता हुआ सूरज अपनी छटा खिड़कियों से अंदर डाल रहा था, जिससे कमरा धुंधला सा हो गया था। घर में कुछ फर्नीचर के टुकड़े पाए गए। वहां एक पुराना लकड़ी का बिस्तर था जिस पर पतली रजाई थी, एक 3 पैरों वाली चौकोर मेज, पत्थरों से बना मिट्टी का चूल्हा, एक काला पैन, कुछ साधारण कुकर और कई टूटे हुए जार थे जिनमें अचार वाली सब्जियां और मांस था। इसके अलावा दीवार पर कुछ जर्जर स्टेपल टंगे हुए थे। एकमात्र भिन्न वस्तु एक लड़की की सूती गद्देदार जैकेट थी जो दरवाजे के पास दीवार पर टंगी थी। जैकेट 5 या 6 साल की लड़की की तरह लग रहा था। कपड़ा घर पर ही बुना हुआ था और सुई का काम औसत दर्जे का था। हालांकि इसे साफ सुथरा और गंदगी रहित रखा गया था। चमकीले लाल रंग ने जर्जर झोपड़ी को जीवंत कर दिया। जब डिंग हाओ ने पहली बार दरवाजा खोला तो उसने सूती गद्देदार जैकेट देखी। ये वही पोशाक थी जिसे उनकी छोटी बहन डिंग केर पहनती थी, इससे पहले कि उसे ले जाया गया। उन्होंने याद किया कि 3 साल पहले उस बर्फीली दोपहर में वह अपनी ड्यूटी खत्म करके अपनी बहन के पास वापस लौटे थे जो घर पर उनका इंतजार कर रही थी। हालांकि उनकी छोटी बहन कहीं नहीं दिखी। उसने पूरी बस्ती में व्यग्रतापूर्वक खोजबीन की। बाद में उसने कई गवाहों से सुना कि सफेद कपड़े पहने एक रहस्यमय और अलौकिक व्यक्ति उससे ले गया। वह व्यक्ति कहीं से प्रकट हुआ और रोती हुई लड़की डिंग केयर को झोपड़ियों के पास से गुजरते हुए ले गया। तभी पिछले डिंग हाओ को झोपड़ी के लकड़ी के स्तंभ पर एक नोट उत्कीर्ण मिला जिसे उसने अनदेखा कर दिया था। लड़की को मेरे रास्ते पर चलना और मेरा तरीका सीखना तय है। दक्षिणी भूमि की मुहुआंग तियानजी। लिखावट साफ सुथरी थी और इससे लेखक की असाधारण ताकत का पता चलता था क्योंकि आम लोग इसे कुछ देर तक देखने के बाद आमतौर पर चकित हो जाते थे। इसलिए झुग्गी झोपड़ी के कई लोगों ने तर्क दिया कि ये शब्द किसी अद्वितीय विशेषज्ञ द्वारा छोड़े गए थे। हालांकि मुहुआंग तियानजी कौन था, यह कोई नहीं जानता था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि दक्षिणी भूमि बहुत दूर है, इतनी दूर कि एक सामान्य व्यक्ति भी अपनी पूरी जिंदगी घोड़े पर सवार होकर बिता दे, वह वहां नहीं पहुंच सकता। डिंग केर के लापता होने के बाद पिछले डिंग हाओ ने लाल सूती जैकेट अपने पास रख लिया था और 3 साल तक अपनी बहन को याद करता रहा था। उस पल लाल जैकेट को देखते ही यादें उसके दिमाग में समुद्र की लहरों की तरह उमड़ पड़ी। उनके साथ बिताए गए जीवन के दृश्य उसके दिमाग में किसी फिल्म की क्लिप की तरह चलने लगे। एक गहरी तड़प उसकी हड्डियों में एक संक्रामक बीमारी की तरह फैल गई। भैया, माँ बाप अब हमें क्यों नहीं चाहते? वे कहाँ चले गए? भाई, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए एक कटोरी दलिया बना सकते हो? वाह, जैकेट सुंदर। भाई, क्या यह मेरे लिए है? धन्यवाद भैया, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारे लिए हर दिन अच्छा खाना बनाऊंगी। भाई, डिंग हाओ को अपने सिर में उसकी जानी पहचानी और मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। वह दरवाजे के पास खड़ा था और अपने चेहरे पर आंसू बहने दे रहा था। उस पल वह लगभग अपनी बहन को खोजने के लिए तुरंत भाग जाना चाहता था। उसका रोने का इरादा नहीं था।
वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका। उसकी पूरी आत्मा अनियंत्रित उदासी और इच्छाओं से भर गई थी। डिंग हाओ जानता था कि साझा यादों के कारण वह पिछले मालिक की अपनी लापता बहन के प्रति लालसा के प्रभाव में था। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 4 दबंग डिंग हाओ। संयुक्त स्मृतियों के कारण डिंग हाओ ने इस शरीर और इसके बारे में सब कुछ आसानी से अपना लिया। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं, मैं हमारी छोटी बहन को वापस पाने में मदद करूंगा। डिंग हाओ ने अपनी मुट्ठी भींच ली और मन ही मन शपथ ली। इतना कहते ही उसकी बहन का दुख और यादें धीरे धीरे दूर हो गईं, साथ ही इस शरीर के पिछले मालिक की भावना का अंतिम आघात भी। अब से केवल एक डिंग हाओ था जो समय यात्रा करके इस दुनिया में आया था। डिंग हाओ ने जल्दी से खाना बनाया और अपनी योजना बनाने से पहले अपना पेट भर लिया। अपनी बहन डिंग कीर को ढूंढने के लिए उसे अधिक शक्तिशाली होना पड़ा। इस दुनिया में दुष्ट साधक बनना निराशाजनक था। किसी को संप्रदाय के मूल्यवान संसाधन और अनुभव की सहायता से व्यवस्थित रूप से जादू कौशल और मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में शामिल होना पड़ता था। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में शामिल होने के लिए उसे पहले परीक्षा पास करनी पड़ती थी, और अब सर्वोच्च प्राथमिकता इस शरीर की शारीरिक शक्ति को मजबूत बनाना था क्योंकि यह शरीर बहुत कमजोर था। इसलिए उसे बहुत खतरनाक जगह पर जाना पड़ा। वहां वह एक अत्यंत कीमती जड़ी बूटी एकत्र कर सकता था। उसने कुछ रस्सियां ढूंढी और कुछ चादरों को रस्सियों में लपेटा। फिर उसने उन्हें एक रस्सी में बांध दिया जो उसे लगा कि काफी लंबी है। डिंग हाओ ने सिर हिलाया, रस्सी को अपने बाएं कंधे पर लपेटा, जंग लगी लोहे की तलवार को अपनी पीठ पर रखा, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। रात काफी हो चुकी थी। आसमान में घुमावदार चांद और असंख्य तारों ने चांदी की एक जालीदार चादर जमीन पर गिरा दी। यह अकेलेपन की ठंडी खूबसूरती थी। डिंग हाओ ने अपनी दिशा पाए और कचरे की चट्टान के किनारे की ओर दौड़ा। पलक झपकते ही ऊंचे ऊंचे पत्थरों के जंगल और दुर्गंध भरी चट्टानें धीरे धीरे धुंधली चांदनी में उसकी नजरों के सामने आ गईं। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय की प्रवेश परीक्षा तक केवल 15 दिन शेष थे। डिंग हाओ के लिए हर मिनट मायने रखता था। उसे यथाशीघ्र अपनी ताकत बढ़ानी थी। हालांकि इस समय कोई उसे परेशान करने आया था। अयो, क्या ये वही डिंग हाओ नहीं है जिसकी ख्याति तलवारबाजी की चाहत रखने वाले सुअर के रूप में है? इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम फिर से उस कूड़े के ढेर में सुअर का खाना खोदने जा रहे हो? व्यंग्य की एक कठोर आवाज सुनाई दी। धुंधली चांदनी में 4 या 5 13 वर्षीय किशोर बुरी नीयत से झुके हुए पत्थर के जंगल से बाहर निकले और डिंग हाओ के रास्ते में रुक गए। पिछला डिंग हाओ बेवकूफी भरी हरकतें करता था क्योंकि वह बहुत बेवकूफ और जिद्दी था। कुछ गुंडों ने उसे तलवारबाजी की तलाश करने वाला सुअर उपनाम दिया था, जिसका मतलब था कि डिंग हाओ तलवारबाजी की तलाश करने वाले पहाड़ पर सबसे बेवकूफ व्यक्ति था। आमतौर पर किशोरों का ये समूह झुगी झोपड़ी में घूमता रहता था और मुसीबतों की तलाश करता था। वे आमतौर पर डिंग हाओ को धमकाकर उसका मजाक उड़ाते थे। विशेषकर नेता, जो एक काले रंग का मजबूत कद काठी का किशोर था। उसका नाम झाओ जिंग चेंग था। वह 13 साल का था और इसी झुगी बस्ती से आया था। डिंग हाओ के विपरीत झाओ जिंगचेन के माता पिता जीवित थे, इसलिए उसे ड्यूटी पर काम करके जीविकोपार्जन करने की जरूरत नहीं थी। मार्शल आर्ट के लिए उसकी प्रतिभा भी बहुत अच्छी थी। उसने तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय की प्रवेश परीक्षा लगभग पास कर ली थी। उसने 1 साल तक कड़ी मेहनत की थी और अपनी बुनियादी बातों से यह अनुमान लगाया था कि वह तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में शामिल होने का वादा कर रहा था। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि वह सौभाग्य से तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के एक शिष्य से परिचित हो गया और उसे एक साधना पद्धति मिल गई। इस पद्धति का अभ्यास करके उसने प्रगति की और भी अधिक दबंग बन गया। इतनी कम उम्र में वह निर्दयी था और मुसीबतों की तलाश में पहाड़ की झुगी में क्रूरता से काम करता था। कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता था। अतीत में डिंग हाओ उन्हें देखते ही दूर से ही उन्हें चकमा दे देता था। अगर वह उनसे बच नहीं पाता था, तो उसे सहना पड़ता था, उनके सामने रुकना पड़ता था और अच्छा व्यवहार करना पड़ता था। अगर वे उसे गाली देते या पीटते तो वह उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था।
हालांकि इस समय एक ही शरीर में एक ही आत्मा नहीं थी। डिंग हाओ ने उन्हें अनदेखा कर दिया और उनकी ओर देखा भी नहीं। वह तेजी से भागा और पांचों लोगों को पीछे छोड़ते हुए कचरे वाली चट्टान की ओर भागता रहा। झाओ जिंगचेंग दंग रह गया क्योंकि उसका चेहरा बदल गया और उसके मन में दुर्भावना की भावना उभर आई। वह खुद को झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले किशोरों का नेता मानता था और उसके साथ राजा जैसा व्यवहार किया जाता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह बेवकूफ, जो उसे देखकर इतना डर जाता था कि साफ साफ बोल भी नहीं पाता था, आज इतनी हिम्मत दिखा सकता है। उस बेवकूफ ने उसके सामने घुटने नहीं टेके और सीधे तौर पर उसे अनदेखा भी कर दिया। ये वाकई अक्षम्य था। झाओ जिंगचेंग ने आंख मारी। उसके बगल में खड़े दो किशोर दुष्टता से मुस्कुराए और डिंग हाओ को पीछे से खींचते हुए आगे बढ़े। उनमें से एक, जो एक काला और मजबूत कद काठी वाला किशोर था, ने पीछे से डिंग हाओ के पैर पर लात मारी, जिससे डिंग हाओ का पैर मुड़ गया। भाड़ में जाओ। डिंग हाओ का चेहरा ठंडा पड़ गया, उसने अपने पैर स्थिर किए और अपने कंधे हिलाए। ये बादल हिलाना था, जो मूल तलवारबाजी से संबंधित एक शारीरिक गतिविधि थी। डिंग हाओ ने ये चाल लगभग अवचेतन रूप से खेली। आउच! हे भगवान! डिंग हाओ को लात मारने और उसे लौकी की तरह जमीन पर लुढ़काने का अपेक्षित दृश्य नहीं हुआ। दो किशोर, जिनकी काया डिंग हाओ से कहीं ज्यादा मजबूत थी, ने दो भयानक चीखें निकाली। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हुआ, उन्होंने महसूस किया कि एक बहुत बड़ी शक्ति ने उन पर प्रहार किया, जिससे उनके हाथ दर्द करने लगे और वे लौकी की तरह जमीन पर गिर पड़े। विशेषकर वह किशोर जिसने डिंग हाओ को लात मारी थी, वह बुरी तरह से गिर पड़ा, एक मरे हुए सुअर की तरह जमीन पर पड़ा रहा और उठ नहीं सका। इस अप्रत्याशित दृश्य ने सभी को अचंभित कर दिया। तुम छोटे कमीने, क्या तुम पागल हो? तुमने मेरे आदमियों को पीटने की हिम्मत कैसे की? थोड़ी देर सदमे में रहने के बाद झाओ जिंगचेन को शर्मिंदगी महसूस हुई और वह पागलों की तरह गुर्राया। वह उदास दिख रहा था क्योंकि उसके पैर अचानक जमीन पर रौंद दिए गए थे। हवा की सीटी के साथ वह चीते की तरह आगे बढ़ा और उसने अपनी कमर में बंधी तलवार को पीछे की ओर खींचा। फिर उसने तलवार हिलाई और तलवार ठंडी चमक में बदल गई और डिंग हाओ की बांह पर जा लगी। इस चाल को वाइपर टंग कहा जाता था, जिसे उन्होंने अपने नए परिचित तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के एक शिष्य से सीखा था। ये चाल बहुत ही क्रूर थी। तलवार असाधारण रूप से क्रूर थी और किसी वाइपर से निकलने वाले जहरीले तरल पदार्थ की तरह दिखती थी। एक बार बाहर निकलने के बाद तलवार कभी भी हिलना बंद नहीं करती थी। झाओ जिंगचेंग ने अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए डिंग हाओ के शरीर पर खून का एक छेद छोड़ने का फैसला किया। डिंग हाओ वैसे भी एक अनाथ था जिसे अकेला छोड़ दिया गया था। वह मरने लायक था। बस एक छोटी सी असहमति के कारण झाओ जिंगचेंग ने घातक तरीके से हमला किया। वह वास्तव में निर्दयी था। झाओ जिंगचेंग को आगे बढ़ते देख अन्य किशोरों ने जोर से जयकार की। झाओ जिंगचेंग का ये कदम वाकई कुछ खास था क्योंकि इसने दर्शकों को अंदर से झकझोर दिया। भीड़ पहले से ही कल्पना कर रही थी कि डिंग हाओ जमीन पर लौट रहा है और दया की भीख मांग रहा है। तथापि संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष। डिंग हाओ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसके हाथ से लाल चमक की 3 धारियां फूट पड़ी। इसके बाद तलवारों के टकराने की आवाजें सुनाई देने लगी। झाओ जिंगचेन को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। उसे चक्कर आने लगा और उसकी हथेली गर्म हो गई क्योंकि तलवार की मूठ हिंसक रूप से हिल रही थी, जिससे उसकी उंगलियां दर्द करने लगी। फिर वह अपनी तलवार को और नहीं पकड़ सका क्योंकि उसने उस पर नियंत्रण खो दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। अगले ही पल एक जंग लगी लोहे की तलवार झाओ जिंगचेन के गले पर रख दी गई। तलवार का ठंडा स्पर्श ऐसा था जैसे मृत्यु के देवता ने उसके हृदय पर स्पर्श किया हो, जिससे उसे ऐसा पसीना आ रहा था जैसे कोई दुर्स्वप्न देख रहा हो। डिंग हाओ ने जंग लगी तलवार की मूठ पकड़ ली। अगर तुमने मुझे फिर से नाराज किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, डिंग हाओ ने एक के बाद एक शब्द बोले। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला अध्याय, अध्याय 5, महान रसातल। डिंग हाओ की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह नरक की सबसे गहरी जगह से बचकर आया हो, क्योंकि उसकी आवाज ने झाओ जिंगचेन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी थी, जिससे वह चुपचाप कांपने लगा था।
झाओ जिंगचेन के युवा साथियों ने जयकार करना बंद कर दिया। वे सभी, जो देखने में कठोर प्रतीत होते थे, वहीं पर ऐसे जम गए जैसे घबराए हुए बत्तखों की गर्दन मरोड़ी जा रही हो। तब डिंग हाओ ने उपहास किया और अपनी तलवार वापस ले ली। इसके बाद वह मुड़ा और उस चट्टान की ओर बढ़ा जहां तलवारबाजी की चाह रखने वाला संप्रदाय हर दिन अपना कचरा फेंकता था। झाओ जिंगचेंग और उनके साथी इतने हैरान थे कि वे वहीं पर जम गए। जब डिंग हाओ दूर से पीली चांदनी में भाग गया, तभी वे होश में आए। सदमे की स्थिति में वे धीरे धीरे होश में आए और फिर एक दूसरे की आंखों में डर देखा। उन सभी को संघर्ष एक बुरे सपने की तरह याद था। अरे वह छोटा सा कमीना, झाओ जिंगचेंग ने हौंफते हुए गुस्से से कहा। क्या हुआ था? मूर्ख और आज्ञाकारी डिंग हाओ कब क्रूर और निर्णायक बन गया? ये किसी दूसरे आदमी जैसा था। वह एक घिसी पिटी जंग लगी तलवार को इतने आक्रामक तरीके से कैसे चला सकता था? डिंग हाओ द्वारा खेले गए स्ट्रोक्स को याद करते हुए झाओ जिंगचेंग अपना ठंडा पसीना नहीं रोक सका। जाहिर है, उसने देखा था, हालांकि अनिच्छा से, तलवारबाजी की तलाश करने वाला सुअर तलवारबाजी की तलाश करने वाले संप्रदाय के शिष्य की तुलना में अधिक तेजी से और अधिक कुशलता से वार करता था, जिसे वह जानता था। हालांकि उसे यह भ्रामक लगा, ये कैसे हो सकता है? अब क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए या नहीं? उसके साथियों में से एक ने झाओ जिंगचेन की तलवार उठाई जो फेंक दी गई थी और पूछा, उसका पीछा करो? क्यों? क्या तुम उसे हरा सकते हो? क्या तुम चूर चूर होना चाहते हो? झाओ जिंगचेन चिढ़ गया। उसने अपनी तलवार निकाली और उसे वापस म्यान में रख लिया। तो क्या हम उसे ऐसा करने देंगे? हम नहीं करेंगे। हम किसी को उससे निपटने के लिए कहेंगे। क्या उसे लगता है कि वह हमेशा के लिए छिप सकता है? काश वह मेरे खिलाफ खड़े होने से पहले तैयार होता। चलो चलें, झाओ जिंगचेंग ने गुस्से से कहा। यद्यपि वे दिन दहाड़े तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन रात के अंधेरे में वे उसका अंत कर सकते थे। झाओ जिंगचेन कभी भी सम्मानीय व्यक्ति नहीं थे। आज डिंग हाओ ने उसे उसके साथियों के सामने शर्मिंदा कर दिया। कल डिंग हाओ को 100 गुना ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ेगी। डिंग हाओ झाओ जिंगचेन की पहुंच से बाहर भाग गया और जल्द ही अपने गंतव्य पर पहुंच गया। यह 45 डिग्री की उबड़ खाबड़ ढलान थी। हर दिन तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय ढलान के रास्ते चट्टान के नीचे अथाह खाई में अपना कचरा फेंकते थे। चट्टान के नीचे स्थित खाई को महान खाई कहा जाता था। चट्टान के नीचे काली धुंध छाई हुई थी और तेज हवा चल रही थी। भयानक चीखें सुनाई दे रही थी और लोगों को अंदर खींच रही थी। ऐसा कहा जाता है कि यह राक्षसों के पाताल लोक तक जाने का प्रवेश द्वार था। अपनी स्थापना के बाद से ही तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय ने रसातल में रुचि ले ली थी और लोगों को वहां भेजा था। हालांकि एक महान ग्रैंड मास्टर, 3 ग्रैंड मास्टर और दर्जनों मास्टर्स के वापस न लौटने के बाद उन्होंने इसकी खोज बंद कर दी। बाद में संप्रदाय ने महान रसातल में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को कुछ भी खोजने से मना कर दिया। अंततः यह एक ऐसा स्थान बन गया जहां संप्रदाय के लोग प्रतिदिन अपना कचरा फेंकते थे। हजारों सालों से चट्टान के नीचे अनगिनत कचरा महान रसातल में फेंका गया था। अंत में चट्टान के किनारे पर भी ये कचरे से भर गया जो पिछले अनगिनत सालों में खट्टा और किण्वित हो गया, जिससे आसपास के पत्थर की लकड़ी एक जहरीले दलदल में बदल गई। झुगी झोपड़ियों के कई लोग यहाँ घूमते थे, जहरीली हवा में सांस लेते थे और मर जाते थे। इस वजह से झुगी झोपड़ी में रहने वाले लोग यहाँ आने से कतराने लगे। तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय के शिष्यों की तरह ही अहंकारी, वे यहां भटकने की जहमत नहीं उठाएंगे। दूसरी ओर पहले वाला डिंग हाओ हर रात यहां कुछ उपयोगी खोजने आता था। अगर किस्मत अच्छी होती तो कुछ उपयोगी सामान लेकर घर लौटता, फिर उसे अपने पास रख लेता या सीधे बाजार में बेच देता। वह ईमानदार, बहादुर था और ऐसी जगहों पर जाने की हिम्मत रखता था जहां दूसरे नहीं जाते थे। अंत में उसने वास्तव में जहरीली हवा और अन्य जाल से मुक्त एक रास्ता खोज लिया और उसे चट्टान के पास सुरक्षित स्थान पर ले गया। यही कारण था कि डिंग हाओ से पहले किसी को ये पता नहीं चला था कि चट्टान की दीवार पर उभरे उभार पर कुछ मूल्यवान तीसरे चरण की जड़ी बूटियां उगी हुई थी, ड्रैगन हॉट सीडलिंग। अन्य स्थानों पर तो ये ड्रैगन हॉट पौधे बहुत पहले ही उठा लिए गए होंगे, और फिर उसे उनके पास जाने का मौका कैसे मिलेगा? दरअसल वर्तमान डिंग हाओ को 2 दिन पहले तक चट्टान के किनारे के नीचे पौधे नहीं मिले थे।
तीसरे चरण की ये जड़ी बूटियां शरीर को पोषण देने और शिरोबिंदुओं को विस्तारित करने के लिए बिल्कुल सही औषधि थी। उनकी मदद से 15 दिनों में डिंग हाओ अपने शरीर को मजबूत कर सका और संप्रदाय प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए अपनी जन्मजात कमजोर मेरिडियन को विकसित कर सका। यहीं पर डिंग हाओ ने अपनी आखिरी उम्मीद लगाई थी। उसकी याददाश्त के अनुसार डिंग हाओ ने जल्द ही चट्टान तक जाने वाला परिचित मार्ग ले लिया। वह सावधानी से जमीन पर लेट गया और चट्टान के नीचे देखने लगा। चट्टान के नीचे काला कोहरा घूम रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। चट्टान के 100 मीटर नीचे अंधेरे में लाल रोशनी की धारियां टिमटिमा रही थी। यहीं पर ड्रैगन हॉट के पौधे उगे थे। डिंग हाओ ने हौंफते हुए कहा, यह जगह सचमुच खतरनाक थी। अंधेरे कोहरे में कुछ ऐसा था जो उसे नीचे खींच रहा था। उसके लिए जड़ी बूटियां चुनना मुश्किल हो रहा था। फिर भी उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। एक साधारण तैयारी के बाद उसने रस्सियों के टुकड़े जोड़े, एक छोर को चट्टानों पर बांधा और दूसरे छोर को चट्टान के नीचे फेंक दिया। पौधों की दूरी नापने के बाद उसने रस्सी को कसकर पकड़ लिया और नीचे उतर गया। मैं आधी रात को चट्टान के नीचे क्यों गिर गया? मेरे पास तो एक बकल भी नहीं है। अगर मैं गिर गया तो मैं एक मांसपेशी बन जाऊंगा। रस्सी से कुछ मीटर नीचे उतरने के बाद डिंग हाओ थोड़ा हताश महसूस कर रहा था। दुर्भाग्यवश उसकी भविष्यवाणी सच हो गई। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक जोरदार आवाज हुई। ठोस दिखने वाली रस्सी वास्तव में बीच में से टूट गई। डिंग हाओ बहुत डर गया था। इससे पहले कि वह ऊपर देख पाता, उसने गुरुत्वाकर्षण महसूस किया और उल्का की तरह नीचे गिर गया। वह एक टूटते हुए तारे की तरह था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, डिंग हाओ नीचे गिर गया और चट्टान की दीवार के उभारों पर जा गिरा। उसके शरीर से खून बह रहा था और उसकी हड्डियों में दर्द हो रहा था, मानो उसे टुकड़ों में काट दिया गया हो। अगले ही पल वह बेहोश हो गया। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।